नमस्ते। आज बात करते हैं भारत के 2026-27 के बजट की। देखिए, ये सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं हैं। ये एक पूरा रोड मैप है जो बताता है कि आने वाले साल में देश की आर्थिक गाड़ी किस दिशा में जाएगी। जरा सोचिए, 140 करोड़ लोगों का देश, उसके पूरे एक साल का हिसाब किताब। ये कोई मामूली काम तो है नहीं। इसके लिए बहुत ही गहरी और सदी हुई प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। और ये सारा ताना बाना बुना जाता है हमारे केंद्रीय बजट से। ये एक तरह से देश की तिजोरी का हिसाब है। पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तो चलिए आज इसी पैसे के सफर पर निकलते हैं। तो इस सफर का पहला पड़ाव, पैसा आता कहां से है, मतलब सरकार की कमाई। चलिए हर एक रुपए को पकड़कर उसका सोर्स पता करते हैं। मान लीजिए कि सरकार की पूरी आमदनी 1 रुपए है, तो उस 1 रुपए में कौन कितने पैसे डालता है, ये डोनट चार्ट हमें यही कहानी बताता है। और इसमें कुछ हिस्से तो बहुत बड़े हैं जो साफ साफ दिख रहे हैं। तो उस 1 रुपए का सबसे बड़ा हिस्सा, पूरे 24 पैसे, जानते हैं कहां से आता है? उधार से। जी हां, उधार और दूसरी देनदारियों से। इसका सीधा मतलब है कि सरकार अपने खर्चों के लिए काफी हद तक कर्ज पर टिकी है। और हां, इस कर्ज की एक कीमत भी होती है जिस पर हम आगे आएंगे। अच्छा, इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा 21 पैसे, वो आता है हम जैसे लोगों से। मतलब हमारी आपकी सैलरी और कमाई से कटने वाला इनकम टैक्स। और फिर है कॉरपोरेशन टैक्स, जिससे 18 पैसे आते हैं। ये वो टैक्स है जो कंपनियां अपने मुनाफे पर देती हैं। तो तस्वीर साफ हो रही है ना? उधार के बाद आम लोग और कंपनियां ही सरकार की कमाई का सबसे बड़ा जरिया हैं। ठीक है, तो पैसा आ गया। अब सबसे बड़ा सवाल, ये पैसा जाता कहां है? चलिए अब उस 1 रुपए के खर्च की कहानी भी देख लेते हैं। ये चार्ट हमें बिल्कुल साफ साफ बताता है कि वो 1 रुपया कैसे खर्च होता है। सरकार का पैसा कई बड़ी जगहों पर जाता है और कुछ खर्चे तो बहुत ही बड़े हैं। खर्च का जो सबसे बड़ा टुकड़ा है 22 पैसे, वो सीधा राज्यों को जाता है, उनके टैक्स के हिस्से के तौर पर। मतलब केंद्र सरकार जो टैक्स इकट्ठा करती है उसका एक बड़ा हिस्सा राज्यों को वापस दे दिया जाता है ताकि वो अपनी स्कीम्स चला सकें, अपना विकास कर सकें। अब याद है वो आमदनी वाले 24 पैसे जो उधार से आए थे? हाँ, तो अब उस उधार की कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। देखिए, दूसरा सबसे बड़ा खर्चा 20 पैसे सिर्फ और सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में चला जाता है। सोचिए। फिर आते हैं 17 पैसे। ये खर्च होते हैं केंद्रीय योजनाओं पर। ये वो स्कीम्स हैं जिनका 100% खर्चा केंद्र सरकार उठाती है। जैसे मान लीजिए देश में नए नए हाईवे बन रहे हैं या कोई बड़ी नेशनल हेल्थ स्कीम चल रही है, तो उसका पैसा यहां से आता है। तो हमने देखा कि पैसा कहां से आया और कहां गया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या होता है जब खर्च आमदनी से ज्यादा हो जाए? बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे बजट घाटे की। तो ये राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट है क्या भला? देखिए, बहुत आसान है। सरकार का कुल खर्चा और उसकी कुल कमाई, इन दोनों के बीच का जो फर्क है वही घाटा है। हाँ, इसमें हम उधार से आया पैसा नहीं गिनते। इसे बिल्कुल अपने घर के बजट की तरह समझिए। अगर साल भर के खर्चे आपकी कमाई से ज्यादा हैं, तो जो कमी रह गई उसे पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। बस वही है ये घाटा। और इस बजट में ये घाटा देश की कुल अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी का 4.3% रहने का अनुमान है। अब इसे जीडीपी के प्रतिशत में क्यों दिखाते हैं? ताकि ये पता चले कि देश की टोटल कमाई के हिसाब से ये घाटा कितना बड़ा है। और ये चार्ट देखिए, ये पिछले कुछ सालों का ट्रेंड दिखा रहा है। 4.8%, फिर घटकर 4.4% और अब 4.3%। इसका मतलब साफ है, सरकार का फोकस इस घाटे को धीरे धीरे कम करने पर है। तो फिर सवाल वही है, कमाई और खर्च के बीच का ये जो गैप है, ये जो घाटा है, सरकार इसे भरती कैसे है? पैसा आता कहां से है इसके लिए? तो इस घाटे को भरने के कई तरीके हैं। सबसे बड़ा तरीका है बाजार से उधार लेना। सरकार सरकारी बॉन्ड्स जारी करती है और पैसा उठाती है। दूसरा, जो पैसा हम सब पब्लिक प्रोविडेंट फंड जैसी छोटी बचत योजनाओं में डालते हैं, वहां से भी सरकार उधार लेती है। और फिर छोटे समय के लिए ट्रेजरी बिल्स के जरिए भी पैसा लिया जाता है। चलिए अब इन नंबरों के थोड़ा और अंदर चलते हैं, इनके पीछे की कहानी को समझते हैं। क्योंकि बजट के ये आंकड़े सिर्फ हिसाब किताब नहीं हैं, ये सरकार की सोच और उसकी प्राथमिकताओं को भी दिखाते हैं। इसे समझने के लिए ना 2 तरह के खर्चों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक होता है राजस्व व्यय। ये रोजमर्रा के खर्चे हैं, सैलरी, पेंशन, सब्सिडी वगैरह। समझ लीजिए घर का महीने का राशन पानी, बिजली का बिल।
दूसरा होता है पूंजीगत व्यय। इससे देश में लॉन्ग टर्म एसेट्स बनते हैं, सड़कें, पुल, फैक्ट्रियां। इसे ऐसे सोचिए जैसे आप घर में एक नया कमरा बनवा रहे हैं। देश की तरक्की के लिए इन दोनों में सही बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और ये चार्ट देखिए, ये एक बहुत ही जरूरी ट्रेंड दिखा रहा है। पूंजीगत व्यय यानी वो पैसा जिससे देश में लॉन्ग टर्म संपत्ति बन रही है, वो लगातार बढ़ रहा है। देखिए, 13.2 लाख करोड़ से बढ़कर अब 17.1 लाख करोड़ हो गया है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि सरकार भविष्य के विकास के लिए निवेश पर जोर दे रही है। तो कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर क्या निकल कर आती है? तस्वीर ये है कि एक ऐसा बजट है जो दो काम एक साथ करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स यानी पूंजीगत व्यय पर जोर दे रहा है, और दूसरी तरफ अपनी सालाना उधारी यानी राजकोषीय घाटे को धीरे धीरे कम कर रहा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, सरकार का ये जो वित्तीय रोड मैप है, ये आने वाले साल में देश की अर्थव्यवस्था को किस मोड़ पर ले जाएगा? देखिए, इसका पूरा जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन हाँ, इन आंकड़ों से सरकार की सोच और दिशा का एक साफ इशारा जरूर मिल जाता है।